नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आ रहा है आवाज? चलिए ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करना। टेंस अभी तक क्या देख लिया? आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ठीक है। और क्या? क्वेश्चन टैग और नॉन फिनिटिव, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, ये सारे टॉपिक्स देखें, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ के पहले टेंस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वर्ब पढ़ाने और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने से पहले सोच रहा हूँ टेंस को कवर कर दूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा जब वर्ब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, मेजरली जैसे अगर सीजी व्यापम की बात करें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, और आप एसएससी की बात करो तो 25 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी बने, फिर भी इनडायरेक्ट लगभग 30 से 40% क्वेश्चन टेंस पे बेस्ड रहते हैं। जैसे अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, बनाना है, एक्टिव या पैसिव वॉइस, तो अगर आप टेंस के रूल नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो भी अगर आप टेंस नहीं जान रहे हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कभी कभार जो एरर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, फाइंड आउट द एरर, तो उसमें भी आपको टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ऐसा देखा जाए तो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन इससे टेंस से बन जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड रूल्स भी देखते जाएंगे, ठीक। सबसे पहला कंफ्यूजन यहीं पे है ना, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे अगर यूज नहीं होंगे इससे, तो एक बार देख लीजिए, आई के साथ हमेशा डू लगेगा, ठीक है। डू या गो का फॉर्म, ना कि गोज या डस का फॉर्म। आई के साथ हमेशा डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, राम या ही के साथ डज, शी और ही के साथ डज, ठीक है। और वैसे ही देख लो, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज। इतना क्लियर, ठीक है। इस चार्ट को रट लेना, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा याद नहीं करा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ 3-4 बार पढ़ोगे, ये हमेशा परमानेंट आपके पास याद रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, नाउन और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, अगर नाउन के पीछे एस लगे रहे तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन के पीछे एस लगे रहे तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब के पीछे एस लगे तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। क्या बोले सर, नहीं समझ आया? जैसे पेन एक नाउन है क्या? पेन, तो पेन से अगर पेन्स हो गया तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल। लेकिन वही चीज वर्ब, अगर गो है और गोज है, इसमें मैं पूछूं सिंगुलर कौन सा है? गोज। आप ऐसे बड़ा शब्द देख के इसको प्लूरल और इसको छोटा मत मान लेना, ठीक है। तो अगर वर्ब के पीछे एस या ई एस लग रहा है मतलब वो सिंगुलर। कम और कम्स, सिंगुलर प्लूरल कौन सा? ये वाला सिंगुलर मानोगे और इसको प्लूरल। तो फिर सर आई के साथ फिर गोज होना चाहिए। जब देखो शी, राम, ही, ये सब के साथ डज लग रहा है, इसके साथ भी आई के साथ गोज होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। नहीं, आई के साथ कुछ अपवाद रहते हैं, पहले में भी देखे, अभी भी देख रहे हैं। आई के साथ हमेशा डू रहेगा, गो रहेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्म रहेगा, ना कि उधर वाला। तो समझ आए? नाउन के साथ अगर एस लगे रहा तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ एस लगा सिंगुलर। याद करने का तरीका भी, जहां से एस आ रहा है सिंगुलर, एस आ रहा है सिंगुलर, लेकिन वो वर्ब के केस में, ठीक है, ना कि नाउन के केस में। इतना क्लियर, ठीक।
इसके नोट्स नहीं अवेलेबल है ना, बस यहाँ याद करते जाना, सुनते जाना, कोई क्वेश्चन दूंगा तो बता। अब देखो प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब अगर हिंदी में वर्तमान, भूत और ये सब काल पढ़ के आ रहे होगे और सोचोगे कि जितने वर्तमान काल में हिंदी में प्रकार होते होंगे वैसे इंग्लिश में होंगे, तो गलत। इंग्लिश के टाइप्स अलग हैं और हिंदी के अलग हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? 4 प्रकार के। हिंदी में वर्तमान काल के कितने प्रकार? कहीं 5 लेता है, कहीं 6 लेता है, ठीक है। भूतकाल के कितने प्रकार? 6, लेकिन यहाँ आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, ठीक। प्रेजेंट टेंस के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अगर एक ओवरव्यू दूं, अगर कोई काम हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये कोई काम रेगुलर बेसिस पे हो, डेली होने का भाव है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। कोई काम लगातार होने का भाव जारी हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता हूं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, उसको किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में ही बात करें, लेकिन वो सेंटेंस इस प्रकार से बोध कराए कि काम हो चुका है लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी है। जैसे मैं काम कर चुका हूं, ये प्रेजेंट टेंस की बात है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इस टाइप के सेंटेंस को किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। और कोई काम आप पहले चालू किए हो, भूतकाल में चालू किए हो, पहले चालू किए हो, लेकिन वर्तमान में भी अभी चल रहा है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंस है उसको किस प्रकार के टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इससे जुड़े कुछ बेसिक रूल देखते हैं, उसके बाद आप कहाँ पाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो उतना जो ऊपर बताया मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, ठीक। अब जहां से ग्रामर के रूल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब किसी सेंटेंस से कोई काम वर्तमान समय में समान रूप से होने का बोध होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर इस प्रकार के सेंटेंस में निम्नलिखित वर्ड यूज होते हैं, ठीक। कौन कौन से वर्ड? डेली, एवरीडे, रेगुलरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, या फिर ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली। ये सारे ऐसे वर्ड्स आप दिखे तो उस सेंटेंस को आपको हमेशा कौन से टेंस में रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इतना क्लियर? आमतौर पे गलती यहीं पे होगी, ये सारे वर्ड। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम रोज लेट आ रहा है, ठीक है। अब हिंदी में तो आप बोल दिए राम रोज लेट आ रहा है, ठीक है। रोज के लिए क्या? एवरीडे। आ रहा है के लिए आप क्या बोल दोगे? इज कमिंग लेट। लेकिन इंग्लिश में ही इस चीज को आप अगर एज इट इज ट्रांसलेट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज कमिंग लेट एवरीडे, ऐसा नहीं, ही इज कमिंग लेट एवरीडे। तो ये अगर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, ये गलती हो जाएगा आपसे। क्यों? एवरीडे का बाद बोल दिया, डेली, ये सारे वर्ड्स यूज हुए। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमको किस में रखना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ही इज कमिंग लेट नहीं, ही कम्स लेट, ठीक। तो ये सारे सेंटेंस कहीं दिख गए आपको, या ये सारे कहीं वर्ड्स दिख गए, तो आपको सेंटेंस हमेशा किस में रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। जैसे राम गोज टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे दिख गया, ठीक है। अब क्योंकि इंग्लिश में जब क्वेश्चन पूछेगा तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए तो नहीं देगा, ऐसे तो कोई क्वेश्चन में नहीं आता, एसएससी में भी नहीं आता और आपका व्यापम में भी नहीं आता। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए नहीं देगा, वो इंग्लिश में ही देगा और आपको एरर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीडे देख के आपको तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि भैया ये सेंटेंस को हमको किस में रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल एवरीडे, सही है, कोई गलती, ठीक। लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण दिया कि राम रोज लेट आ रहा है, ठीक है, ठीक, सही है, गलत? अभी तो बताया डेली या एवरीडे देखे आप, ठीक है। तो इसको कौन से टेंस में रखना पड़ेगा आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो राम
कम्स लेट एवरी डे या डेली। इतना क्लियर? ठीक है। ये सारे कुछ उसके उदाहरण है। ठीक है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ऐसा ना हो कि क्या होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। देखो, इस टाइप के सेंटेंस सुने होंगे, अगर आप आओगे तो मैं जाऊँगा। ठीक, यहाँ कहीं पिकनिक जाने की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तू जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। ठीक है, तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस में लगता है क्या कि दोनों भविष्य में है। इफ़ यू विल गो देन आई विल गो, लग रहा है दोनों भविष्य में सेंटेंस। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो दोनों भविष्य की घटनाएं हो, दोनों भविष्य में होने वाली हो, उसमें जो घटना पहले होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरी वाली घटना को फ्यूचर में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। ठीक, मान के चलो दो लोगों की ड्यूटी चल रही है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी चल रही है, तो पहले वाले का शिफ्ट खत्म होने वाला है, वो बोल रहा है कि भैया अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। ठीक है, तो दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही हैं, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। ठीक है, इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, ऐसा लगता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में देखा जाए, इफ यू विल कम देन आई विल गो, दोनों सेंटेंस हिंदी के हिसाब से अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ऐसा ही लग रहा है, इफ यू विल कम देन आई विल गो। लेकिन ये देखो, दोनों भविष्य की घटना है, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा होगा? उसके आने का घटना पहले होगा, उसके बाद मेरे जाने का घटना होगा। ठीक है, तो इसमें भविष्य में भी जो घटना पहले हो जाए उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और बाद वाले को एज इट इज फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम की कम्स, यू डू आई डू, तो उस चीज को आप याद रखिएगा, डज के साथ फॉर्म नहीं लगता है। तो यू, इफ यू कम देन आई विल गो। ठीक है, ये क्लियर? ये रूल पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर भविष्य में, क्या बोला, जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर की दो घटनाएं का वर्णन हो, और ज्यादातर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, ये अनटिल अनलेस वाला पहले भी देखे थे, उसको फ्यूचर टेंस में नहीं रखते साथ में। एज सुन एज, इन केस, टिल, ये सारे वर्ड्स आपको दिखे तो उसके बाद आने वाले क्लॉज को, क्लॉज मतलब समझ लो सेंटेंस का आधा अधूरा हिस्सा। ठीक है, सेंटेंस का हिस्सा, तो आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक और पहचान करने का तरीका बता दिया कि किसको आपको प्रेजेंट में रखना है, किसको आपको फ्यूचर में रखना है। आप ये देखना कि दोनों भविष्य की घटनाएं होंगी, दोनों में से पहले कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम। तो दोनों में से भविष्य में घटनाएं की बात कर रहा हूँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, लेकिन दोनों में से पहले कौन सा केस होना चाहिए कि पहले पास हो गए उसके बाद मेहनत कर लिए? ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो पहले मेहनत करने की घटना आ रही है, तो इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। इतना क्लियर? ये रूल क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई दो घटना फ्यूचर टेंस में हो तो जो पहले होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, और उसके बाद जो होती है उसको क्या, फ्यूचर में रखा जाता है। इतना क्लियर? और एक दूसरा पहचानने के लिए तरीका, ये सारे वर्ड अगर दिख गए तो इन सब के बाद जो सेंटेंस जुड़े रहता है या जो क्लॉज जुड़े रहता है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में रखना है। जैसे इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो यहाँ पे आएगा तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, सपोज कोई मदद मांगने के लिए आ रहा है तो मैं बोलूंगा अगर वो आएगा तभी तो मैं मदद करूंगा। ठीक है, तो दोनों घटनाएं जो है वो भविष्य में हो रही है। इफ ही विल कम हियर, अगर वो आएगा तो मैं उसका हेल्प करूंगा, देन ना लगा के यहाँ पे कॉमा लगा दिया, आई विल हेल्प हिम, तो उसकी मदद करूंगा। दोनों घटनाएं लग रही है कि क्या, भविष्य में हो रही है, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, मदद करने की घटना की पहले उसके आने की घटना? आने की घटना पहले होगी। तो इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ ही कम्स हियर, कम की कम्स हियर, तो जो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर बताया था उसको आपको याद रख लेना है, आई विल हेल्प हिम। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पहचान करने का तरीका, ये सारे शब्द दिखे उस सबके साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख दो, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। ठीक है,
अनलेस अनटिल इसका यूज़ पिछले कंजक्शन में कराया हुआ था, अनलेस कब और अनटिल कब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनलेस दे विल वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दो तरीका था पहचानने का, या तो ये शब्द दिख गया आपको, उसके साथ वाले जो सेंटेंस रहते हैं उसको फ्यूचर टेंस में नहीं रखा जाता, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और दूसरा पहचानने का तरीका क्या था, अगर दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही हो तो आपको ये देखना है कि उस भविष्य में भी घटना जो हो रही है उसमें से पहले घटना कौन सी हो रही है और बाद वाली कौन सी हो रही है, ठीक है। तो पहले मेहनत करने वाला ही काम होगा, ना कि मार्क्स मिलने वाला काम, ठीक। तो इस वाले सेंटेंस को किस में रखेंगे, अनलेस दे वर्क हार्ड, ठीक है। अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। और जब अनटिल और अनलेस वाला रूल हम लोग देख रहे थे, उसके साथ ये भी देखे कि अनटिल और अनलेस के साथ या तो आप पास्ट की बात कर सकते हो या प्रेजेंट की, फ्यूचर में उसकी कोई घटना नहीं होती, फ्यूचर में उसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इतना क्लियर। और अनलेस के बाद एक और रूल देखे थे कि उसको नॉट लगा के सेंटेंस नहीं बताते, अनलेस में ही नॉट जुड़ा हुआ था। अनलेस दे विल नॉट वर्क हार्ड नहीं, जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, या अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो दे विल नॉट वर्क हार्ड ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये नॉट ऑलरेडी अनलेस में जुड़ा होता है, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। जैसे घर से आप जाते रहते हो या कहीं निकल रहे हो तो बोलते ना वहाँ पहुँचते ही कॉल कर देना, या जब वहाँ पहुँचोगे तो मेरे को कॉल करना। दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, एज सुन एज आई विल रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुँचूंगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक। दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही है। और एक पहचान करने वाला शब्द भी है, एज सुन एज ऊपर लिखा है, उस शब्द को आप याद रखेगा, ठीक है। एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। अब इसमें ये देखिए, पटना पहुंचने वाली घटना पहले होगी कि इन्फॉर्म करने वाली घटना पहले होगी, पहुंचने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज आई विल रीच पटना नहीं, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। आमतौर पे दोस्तों में ऐसा होता है कि कहीं नहीं भी पहुंचे रहते हैं तो भी नहीं पहुंच गया हूँ, आधा घंटा से खड़ा हूँ और अभी घर से निकले नहीं होते, ठीक है। इतना क्लियर। एक और अच्छा रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या, कुछ ऐसी घटनाएं जो भैया शाश्वत हो, है ना, हमेशा चलते रहे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो जो धरती है सूरज का चक्कर लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, लगा रहा है, आपको भले फील नहीं हो रहा है लेकिन लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि कल लगा रहा था या आज लगा रहा है अब कल नहीं लगाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है। कल भी लगा रहा था, आज भी लगा रहा है, आने वाले कल में भी लगाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये कभी चेंज होगा क्या, नहीं, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट एक ही मतलब होता है, ठीक है। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूँ, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, तो घूम के थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसको हमेशा किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन नहीं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ठीक है। धरती चक्कर लगा रही है किसका, सूरज का, ठीक। तो ये कल भी होता था, आज भी है, आने वाले दिन भी रहेगा। मैं आपको पढ़ के आने बोलता हूँ, आप पढ़ के आते हो, नहीं, कल भी पढ़ के नहीं आए थे, आज भी नहीं आए हो, कल भी नहीं आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट बिना फेस वॉश के आप आ जाते हो। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, ठीक है। तो आई डिडंट स्टडी नहीं,
आई डोंट स्टडी। ठीक, ये मजाक का पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो राइस का सेकंड फॉर्म रोज होता है, उगने वाला राइस। ठीक है, द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सेट का सेटेड नहीं होता, सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होगा। ठीक है, राइस का रोज हो जाता है। द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सपोज मैं बता रहा हूँ कि कल भैया सूरज उगा था पूरब में और पश्चिम में जाके डूबा, लेकिन ऐसा नहीं ना सिर्फ कल ही होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा, हर रोज वैसे ही होगा। तो इसको कौन से टेंस में रखा जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सन रोज नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये ग्रामर के रूल्स थे, दो बेसिक रूल्स और दो इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला क्या कि भविष्य में दो घटनाएं हों, तो भविष्य में दोनों घटनाएं में जो पहले होगी उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और दूसरे वाला फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, और उसको पहचान करने वाले कुछ चिन्ह भी थे, कुछ शब्द भी थे, अनलेस, इफ, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमेशा उसके बाद जो क्लॉज आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ये एक रूल देखें। दूसरा रूल क्या, जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है वो सेंटेंस भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, कभी उसको फ्यूचर या पास्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, ये नियम। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बचपन में तो पढ़े ही होंगे बट फिर भी एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर रहता कैसे है। सेंटेंस आमतौर पे आप या तो पॉजिटिव ढंग से बोल सकते हो जिसमें नहीं का भाव नहीं आए, या नेगेटिव ढंग से बोल सकते हो जिसमें नहीं का भाव आए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, पॉजिटिव। मैं स्कूल नहीं जाता, नेगेटिव। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ WH वर्ड्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वर्ब जरूरी नहीं मेन वर्ब हो, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। राम गोज टू स्कूल। ठीक है, एक उदाहरण है, राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। वर्ब क्या हो गया? गोज। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल। ठीक, क्लियर? राम गोज टू स्कूल। ये गो और गोज में अंतर कैसे मालूम चलेगा? ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस चीज को हमेशा याद रखना। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। राम, श्याम या इट, ये सब के साथ गोज। ठीक है, इतना क्लियर? जैसे ही वर्क्स इन पटना, वो पटना में काम करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही, काम जो वर्ब है वर्क्स, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन पटना। इट गिव्स चॉकलेट, जैसे कोई मशीन की बात कर रहा है, पैसा डालो चॉकलेट देता है, इट गिव्स चॉकलेट। इट क्या हो गया वहां पे? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गिव्स, ऑब्जेक्ट क्या? चॉकलेट। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ठीक है, मिलते जुलते हैं। इसी में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ता है, डू या डज। ठीक है, डू या डज। तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, लेकिन राम स्कूल नहीं जाता, तो बीच में वर्ब से पहले आपको क्या? डू या फिर डज नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हेल्पिंग वर्ब हो गए और इसके साथ नॉट लग चुका है। ठीक है, वर्ब जाना, गो, और टू स्कूल। अभी आप बताएं सर राम के साथ गोज लगता है, जैसे राम गोज टू स्कूल, ये देखे। ठीक, तो फिर अभी गो क्यों हो गया? गो इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो ES या फिर S वाला फॉर्म था वो डू ने ले लिया। ठीक है, तो आगे ये अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा। ठीक है, ही डज नॉट वर्क इन पटना। अभी यहाँ पे देखे थे ही वर्क्स इन पटना, S लगा हुआ है वर्क में, लेकिन यहाँ पे वर्क क्यों आ जा रहा है? इसलिए आ जा रहा है क्योंकि इसका जो SES वाला फॉर्म है ये ले चुका है। ही डज नॉट वर्क इन पटना। ठीक है, वी डू नॉट लिव इन भिलाई। वी के साथ डज नहीं लगता, डू ही लगेगा। कैसे याद रहेगा? ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, वी सब्जेक्ट के रूप में वी हो गया, डू या फिर डज नॉट का फॉर्म ये ले लिया। ठीक है, वर्ब का फॉर्म लिव और ऑब्जेक्ट इन भिलाई। इतना क्लियर है? ठीक, इंट्रोगेटिव, ये सभी स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने में काम आता है।
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डस, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, डू या डस, और फिर बीच में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर। जैसे राम गोज टू स्कूल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था, अब इसी को मेरे को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, तो देखो राम या राम मौजूद है, वर्ब वर्ब यहाँ पे मौजूद रहेगा, ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन सबसे शुरुआत जो होगा सेंटेंस का उसमें डू या डस आवश्यकता अनुसार लगा देंगे। तो राम के साथ डू यूज होगा, डज यूज होगा, डज यूज होगा, तो डज राम गो टू स्कूल। और यहाँ पे गोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका एस या फिर यस वाला जो फॉर्म हो गया वो कौन ले लिया, डू या डज ले लिया। क्लियर, ठीक है। तो डज राम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। वी लिव इन भिलाई, ये सेंटेंस देखे थे, ठीक है, वी लिव इन भिलाई। ठीक, तो यहाँ पे वी लिव इन भिलाई, स्ट्रक्चर देखोगे सबसे पहले डू या डस का स्ट्रक्चर था, डू या डस का स्ट्रक्चर था, तो वी के साथ डू लगता है तो ये डू आ गया। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी जो करता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात किए थे तो लिव फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट है इन भिलाई। इतना क्लियर, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट जरूरी रहेगा क्या, रहे नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के भी काम हो सकता है, सकर्मक अकर्मक देखे थे ना। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें थोड़ी सी गलती होती है। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक कोई वाक्य रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और नहीं का भी भाव हो उसमें, ठीक है, उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डू या डज रहेगा जैसे कि पहले रहता था, फिर सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको क्या घुसा देना है, नॉट। ठीक है, और आगे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जब अफर्मेटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था तो ये था। राम स्कूल नहीं जाता तो क्या था, राम डज नॉट गो टू स्कूल। इतना क्लियर था। जब इसको हमको क्वेश्चन फॉर्म में पूछना था ऊपर में, तो क्या किए थे, डू या डज को पहले लाए थे, डज राम गोज की गो टू स्कूल। ठीक है, डज राम गो टू स्कूल। अब इसी को मेरे को ये क्वेश्चन फॉर्म पूछा और इसको नहीं के साथ बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ बोलना है कि क्या राम स्कूल नहीं जाता, तो उसको कैसे रखोगे स्ट्रक्चर में, पहले आपको डू या डज का फॉर्म रखना है। ठीक है, ठीक, जैसे डज, फिर क्या होगा, राम। डू क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि राम या कोई भी थर्ड पर्सन रहता है उसके साथ डज वाला फॉर्म रहता है, राम। फिर क्या लगाना है आपको, नॉट। फिर क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। गोस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एस ई एस का फॉर्म इसने ले लिया है, डबल एस नहीं आएगा। गोस टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डज ही नॉट वर्क इन पटना, जो ऊपर पटना वाला एग्जांपल देख रहे थे, डज ही नॉट वर्क इन पटना। ठीक है, इतना क्लियर, ये सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन। ठीक है, इसको और कोई दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है क्या, बताइए इंग्लिश मीडियम वाले। यही स्ट्रक्चर होगा कि और कुछ स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, शबनम, और कोई स्ट्रक्चर मालूम हो दूसरे तरीके से बुला सकता है। ऐसा बोलना चाह रहे हो, डज नॉट राम गो टू स्कूल, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हाँ नहीं कुछ तो बोल दो, ठीक, हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस सही है, लेकिन इसको आपको कॉन्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में रखना पड़ेगा, डज नॉट नहीं, डजंट, डजंट राम गो टू स्कूल। जैसे बोलते हैं ना, वोंट यू कम, ठीक है, वोंट यू कम, तो विल नॉट, कई फॉर्म तो है क्या, वोंट तो वहां पे तो यूज कर रहे हैं, लेकिन विल नॉट यू कम नहीं। ठीक है, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, कल वाले लेक्चर में देखे थे जब क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे। जैसे अगर मैं बोलूं ही विल नॉट गो, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गया विल नॉट, और इसी को मैं अगर वोंट कर दूं तो ये विल नॉट का क्या फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्म है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो आप अगर
डू या डस के बाद अगर नॉट लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, लेकिन फिर वो कौन से फॉर्म में रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे डज ही नॉट वर्क इन भिलाई या पटना, इस नॉट को मैं इधर लगा दूं तो क्या होगा, डजंट ही वर्क इन पटना, ठीक। डज नॉट नहीं होगा, डजंट। इतना क्लियर। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड क्या, डब्ल्यू एच के साथ जो क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट होते हैं ना, वाई, व्हेन, ये सारे वर्ड को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच, ठीक है। अब इसके साथ अगर मेरे को कोई सेंटेंस बनाना हो तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डस का फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे पटना में काम करता है, पटना में काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्यों नहीं करता, ये सब देख लिए, ठीक है। उसी प्रकार से सेंटेंस है, वह पटना में काम क्यों नहीं करता, ठीक है। क्या वो पटना में काम करता है, ये सारे सेंटेंस देख लिए। यहाँ पे वह पटना में काम, वाई डज ही वर्क ही पटना, वह पटना में काम क्यों करता है, एक डब्ल्यू एच वाला वर्ड दिख गया आपको, वाई। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे रखेंगे, सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वाला वर्ड है उसको रखेंगे वाई, डू या डस का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो वाई, ही के साथ क्या आता है, ही, डज ही आता है, तो वाई डज ही। अब ये सब्जेक्ट यहाँ पे ही आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे वर्क, वर्क्स क्यों नहीं लगा, एस का फॉर्म डू इसने ले लिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, इन पटना, वाई डज ही वर्क इन पटना, वह पटना में काम क्यों करता है, ठीक। इतना क्लियर। प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत, क्लियरिटी था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो बचपन से बोलते आ रहे उनको दिक्कत नहीं होता, जो नहीं बोलता वो दिक्कत होता है। तो आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू। तो डज वाला फॉर्म, एस ईस वाला फॉर्म कहाँ पे लगेगा, राम श्याम कोई रहेगा, नाम रहेगा, या ही शी रहा, या फिर न्यूटर जेंडर के रूप में इट रहा, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, डज वाला फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और चौथा कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार थे, ठीक। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने क्या बोला, जब किसी सेंटेंस में कैसा बोल दो कि ये डेली काम हो रहा है, सामान्य रूप से डेली काम चलता है, ठीक है, उस प्रकार के सेंटेंस को हमेशा किस में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और मैंने बताया कि आपको एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए तो नहीं देगा कि राम स्कूल जाता है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अगर ऐसा देता तो आपके लिए आसान होता, वहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करने देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे पहचान में लाओगे, ये सारे वर्ड्स दिखे तो आप मान के चलना कि उसको किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये लड़कियों के लिए एक एग्जांपल, ठीक, जिसके लंबे चौड़े बाल हैं, ठीक है, घुटने तक आ रहे हैं बाल, ये आधे घंटे ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, बंद करो क्या, ऊर्जा ज़्यादा लगता है, ठीक है। लड़के हर रोज़ बाल धोती क्या, जिनके घुटने तक बाल आ रहे हैं, नहीं धोती, क्या बोलते हो कि मैं हफ्ते में एक बार धोती हूँ, वंस अ वीक, ऐसे बोले मैं हर हफ्ते बाल धो रही हूँ या हफ्ते में एक बार बाल धो रही हूँ, और कई लोग वो भी नहीं धोते, ठीक है। तो आई एम वॉशिंग माई हेयर वंस अ वीक, ये सही होगा क्या सेंटेंस, ठीक है। कैसे पहचान में है, ये वंस अ वीक दिखा ना, ठीक, इतना क्लियर। आई टेक बाथ वंस अ वीक, ठीक है, आई नहीं मतलब यू टेक बाथ, ठीक है, इतना क्लियर। तो वंस अ वीक के सारे सेंटेंस दिखे तो आपको इसमें कैसे रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। इतने सारे वर्ड है, सब वर्ड का एग्जांपल नहीं दे सकता, बट ठीक है, एक आध दूंगा तो आप समझ आ जाएगा। जैसे हार्डली, हार्डली मतलब होता है, हार्डली स्कार्सली सब देखे थे, मुश्किल से ही, ठीक है, मुश्किल से। जैसे देखे थे कि हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट, कि व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, मतलब मुश्किल से ही पहुंचा था, या जैसे ही पहुंचा मतलब मुश्किल से पहुंचा था, पहुंचने वाला था, उसका मतलब होता है क्या, हार्डली।
जैसे मैं बोलूँ आई हार्डली वेकिंग अप या गेट अप, उठने के लिए वेकिंग अप या गेट अप यूज कर सकते हो। एट 5 AM, ठीक है, मैं मुश्किल से उठता हूँ या उठ रहा हूँ। आई हार्डली वेकिंग अप नहीं, आई हार्डली वेक अप एट 5 AM। इतना क्लियर? ये सारे वर्ड दिख गए आपको, उसको किस में रखना है आपको? प्रेजेंट। ठीक है, इतना क्लियर? जैसे समटाइम्स, कभी कभार मैं सोचता हूँ, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ, ठीक है, तो समटाइम्स आई थिंक, ठीक है, क्लियर? ये सारे वर्ड्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉलो होगा, इतना क्लियर? ये कुछ उदाहरण दिए थे जो पहले हो गए। एक और अच्छा रूल था, जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर में दो घटनाएं होने लगे, ठीक है, फ्यूचर में दो घटनाएं होने लगे, तो दोनों को फ्यूचर में नहीं रखते, किस में रखते हैं? एक को सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक को, हाँ, पहले और दूसरे वाले को नहीं, ठीक है, पहले दूसरा नहीं, उसको आप समय के अनुसार देखना, ठीक है। जैसे अगर इसी को मैं ये लिख देता, आई विल हेल्प हिम इफ यू कम हियर, ठीक, तो क्या वहाँ पे पहले वाला और दूसरा वाला थोड़ी मैच करोगे, आप समय के अनुसार देखोगे कि घटना कौन सी पहले हो रही है, ठीक है। तो जब कोई दो घटनाएं भविष्य में हो तो ये देखना दोनों घटना में से पहले कौन सा हो रहा है, ठीक है, और बाद में कौन सा हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए थे, इफ़ यू विल कम हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ठीक है, तो उसके आने की घटना पहले होगी, तो इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, ठीक। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गाना है और मैं हर बार उसका यूज़ करता हूँ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो मिलने की भी घटना भविष्य में हो रही है, अभी सिर्फ आप आस लगा के बैठे हो, ठीक है, अभी आपके पहुंच से बाहर है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है, तो अगर तुम मिल जाओ, अगर मैं इसको नॉर्मली सेंटेंस में लिखूं, इफ़ यू नो, इफ़ आई विल गेट यू, ठीक है, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो इफ़ आई विल गेट यू, आई विल लीव द वर्ल्ड, बुरा जमाना छोड़ देंगे, अब वही जमाना रहेगा हमारे लिए, ठीक है, वही दुनिया है, उसी में दुनिया बसी है, ऐसा बोलना चाह रहा है कवि। इफ़ आई विल गेट यू आई विल लीव द वर्ल्ड, दोनों घटनाएं किस में हो रही हैं? भविष्य में हो रही हैं, लेकिन भविष्य में हो तो रही हैं, उस दोनों घटना में से पहले कौन हो रहा है? मिलने वाली ना भैया, पहले वो मिलेगी तो दूसरे को छोड़ेंगे, ठीक है, दूसरे को भी छोड़ दिए तो ये भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, छुचुआ हो सके। तो इफ़ आई विल गेट यू नहीं, इफ़ आई गेट यू, I will leave the, ठीक है, क्लियर? और उसके कुछ पहचान भी थे ये सारे सेंटेंस के, इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद आने वाले क्लॉज को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। एक और अच्छा रूल देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, या अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो हमेशा किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट भी उसके बारे में बात किया जाए और वो हमेशा वैसे ही होता है, जैसे ब्लू लिटमस पेपर में कुछ डालते हैं तो रेड हो जाता है, ऐसे कुछ भी घटना है साइंस एक्सपेरिमेंट वाली जो हमेशा वैसा ही हो, कोई उसमें एक्सेप्शन का केस ना हो, तो भी उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाली घटनाएं हैं। उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, जैसे वो पटना में काम करता है, ही वर्क्स इन पटना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर काम आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये आपको कभी बोलना है तो, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज नॉट लगा देते हैं वर्ब के पहले, ठीक है, जैसे राम गोज टू स्कूल था, यहाँ पे राम डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में रखना होता है तो डू या डज को पहले ला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आई गो टू स्कूल है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू पहले से छुपा होता है, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, या हटा देते हैं, स्किप करते हैं। आई डू गो टू स्कूल भी बोलोगे चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। जब हमको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है तो इसी डू या डज को हम क्या कर लेते हैं? सामने ला लेते हैं, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। राम गोज टू स्कूल, उसको मैं अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछना चाहूँ, बोलना चाहूँ, डज पहले ला दिए, राम गो टू स्कूल। अब बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे गोस्ट नहीं हो जाएगा, गो ही रहेगा, क्यों? इसका एस या फिर यस वाला फॉर्म इसने डू या डज ने ले लिया है, बार बार एस एस रिपीट नहीं होता,
वी लिव इन भिलाई, डू वी लिव इन भिलाई, वी के साथ हमेशा डू रहता है, तो डू या डस को पहले ला लिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना हो तो ये सुनने में भले आपको अटपटा लगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, डू या डस पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के पहले क्या, नॉट आ गया, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन फॉर्म में रखते हैं तो वर्ब के पहले जो डू या डस था उसको शुरुआत में ला लेते हैं, तो यहाँ पे खाली क्या बचा, नॉट। डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। डज ही नॉट वर्क इन पटना। इस प्रकार के सेंटेंस को एक और स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता है, यहीं पे आप नॉट लगा दो, डज नॉट, और यहाँ कट जाएगा डज नॉट राम। लेकिन आपको ध्यान रखना ये डज नॉट फुल फॉर्म में नहीं रहेगा, अपने कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन में रहेगा। मतलब कैसे वर्जन में रहेगा, डजन, ठीक है। अगर ये दिया है तो सही है, ये दिया है तो गलत है। ये भी किस फॉर्म में रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। डजंट ही वर्क इन पटना। WH वाले वर्ड में WH वाला वर्ड जो है वो शुरुआत में आ जाता है, जैसे वाई डज ही वर्क इन पटना। इतना क्लियर, ठीक है। आगे देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक। जब कोई लगातार काम होने का भाव है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, 5-10 मिनट 20 मिनट से पहले पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक, तो लगातार कोई काम होने का भाव है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, डिपेंड करता है कि इधर सब्जेक्ट कौन है, अगर आई है तो एम, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, इज बहुत सारे लोग हैं, आर। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ता है, उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है सेंटेंस में तो, ठीक है। सर ये मौजूद रहे नहीं रहे क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे मैं आई एम गोइंग, बस इतना ही बोल दूं, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ नहीं बताया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया। अगर रहे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मौजूद है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट ही, इज एम आर में ही के बाद क्या लगेगा, इजी लगेगा, ही के साथ इज लगता है, आर नहीं हो जाएगा, ठीक। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गो का गोइंग हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक। ही इज रीडिंग, ही इज वर्किंग, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, अगर बताता कि किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग अ बुक हो जाता, ठीक है। आई एम वर्किंग, कहाँ काम कर रहा है या किस में काम कर रहा है, आई एम वर्किंग इन लैपटॉप, ठीक है। वी आर स्टडिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जो मेन रूल आपको सीखना है, या जो पहले नहीं पढ़े होते अलग से, वो ये, इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं, कुछ वर्ड्स के साथ आईएनजी नहीं लगता भले ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, जैसे ये सारे वर्ड देखिए, सी, हियर, स्मेल, टच, टेस्ट हो गया, टेस्ट है। जितने भी आपके 5 सेंसेस है ना, वो 5 सेंसेस वाले वर्ड हैं, याद रखना इजी हो जाएगा। सी देखना, सुनना, सूंघना, छूना और टेस्ट करना, ठीक है। उसके अलावा सीम, अपीयर, ठीक है, लुक, लव, विश और फील, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगते। अगर भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोला जा रहा हो, लेकिन उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आगे और भी वर्ड है, मीन, सपोज, कंसिस्ट। जैसे मैं बोलूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। हिंदी में तो आप ऐसा ही बोल रहे हो कि मैं देख रहा हूँ तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन आपको एज इट इज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहो आप, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, ठीक है, मैं देख रहा हूँ या तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, तो मैंने क्या बोला, ये सारे ऐसे वर्ड हैं, 5 सेंसेस वाले वर्ड को तो आप याद ही रख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड नहीं, आई सी दे डू नॉट रीड। ही इज फीलिंग, फील करना भी उसमें से एक वर्ड है, ठीक है, फील करना, ही इज फीलिंग। देखो फील करना मतलब कभी कभार महसूस करना भी होता है, और हम लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे को लगता है, तो उस लगने के लिए भी आप फील यूज़ करते हो। मेरे को लगता है, इसके लिए आप थिंक भी यूज़ कर सकते हो, फील भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, उसे लग रहा है कि वो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ही विल गेट गुड मार्क्स। उसे लग रहा है, भले लग रहा है, लेकिन आईएनजी लगेगा नहीं, ठीक है, आईएनजी नहीं लगेगा। क्यों, फील वाले वर्ड के साथ सी, हियर और सारे वर्ड के साथ क्या नहीं लगता, आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स नहीं, ही फील्स दैट, ठीक है, ही फील्स दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। इतना क्लियर। मैं सोच रहा हूँ कि उसने अच्छा काम किया, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि उसने अच्छा काम किया। या ऐसे बोला जाता है ना कि कोई कुछ कांड करके आ गया,
लगता है तुम सोच रहे हो बहुत अच्छा काम करके आए हो, ठीक है। तो वैसे ही आई एम थिंकिंग, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ही हैज़ डन वेल, मैं सोच रहा हूँ कि उसने अच्छा काम किया। अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ मैं सोच रहा हूँ मैंने अच्छा काम किया, ठीक है। आई एम थिंकिंग ही हैज़ डन वेल, अभी क्या बताया? थिंक, सी, सीम, अपीयर, ये सारे वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, भले आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही क्यों ना बोल रहे हो। तो आईएनजी फॉर्म ना लग के नॉर्मल और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, आई थिंक ही हैज़ डन वेल, ठीक है। इतना क्लियर? इट इज अपियरिंग टू बी ट्रू, अपीयर्स, अपीयर या सीम मतलब ही होता है कि लगना, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगना, प्रकृति को लगना, ठीक। जैसे इट अपीयर्स टू बी ट्रू, ऐसा लग रहा है कि ये सच है, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी ट्रू, तो इट इज अपियरिंग टू बी ट्रू नहीं, इट अपीयर्स, ठीक है। आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, इतना क्लियर? तो वो सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कठिन लग रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट, अपियरिंग में से आईएनजी हट जाएगा, दिस क्वेश्चंस अपियर टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। इतना क्लियर? अब ये कुछ एक्सरसाइज दिया था पिछले बार बनाने के लिए, अब ये ऑलरेडी सॉल्व है। चलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस के। अगर इसको हमको नेगेटिव में बोलना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है एक ही दिन में, ठीक है, क्लियर है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स जो बता रहे हैं वो सब में ध्यान देना, एरर फाइंड आउट करने में वही हेल्प करेंगे, बाकी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं आएगा। ये आपके बोलने में काम आएगा और आगे चल के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट स्पीच में काम आएगा, ठीक है। नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो कैसे रहेगा? कोई सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इज एम आर रहेगा, उसके बाद आप क्या लगाओगे? नॉट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी पढ़ा ही रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर इसको नेगेटिव में बोलना है तो सब्जेक्ट आई, उसके साथ आवश्यकता अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, आई के साथ एम लगता है, आई एम, ठीक है। और क्या? नॉट, ठीक है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। और आप जो बोल रहे थे कि मैं एंड देखी हूँ ये प्रोनाउंस करते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे जरूर आप देख सकते हो, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर ये क्वेश्चन टैग के रूप में यूज हो तो एम का क्या हो जाता है? आरंट, ठीक है। इतना क्लियर? इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर को आप पहले ला देते हो, जैसे प्रेजेंट टेंस में देखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस को पहले लाए थे, यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहता है इज एम आर के रूप में, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, पढ़े हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के था, एक प्राइमरी था और एक मॉडल वाला था, ठीक है। तो इज एम आर, वॉज, वेयर, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इसमें इज एम आर को पहले रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगे रहेगा और ऑब्जेक्ट। जैसे पायल इज सिंगिंग नाउ, पायल अभी गा रही है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि क्या पायल गा रही है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा इज, फिर पायल सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और देन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इज पायल सिंगिंग नाउ, ठीक। कुणाल इज लाफिंग, कुणाल हंस रहा है, अब मैं अगर बोलूं कि क्या कुणाल हंस रहा है, क्या हो जाएगा? इज कुणाल लाफिंग, ठीक है। दे आर वर्किंग हार्ड, आर दे वर्किंग हार्ड, आई एम टीचिंग, एम आई टीचिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना हो तो कैसे होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो इज एम आर रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऊपर जो पढ़ के आया यहाँ पे डूडस था, वैसे ही इज एम आर, फिर सब्जेक्ट था और वर्ब के पहले नॉट का फॉर्म था, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा। इस पायल नॉट सिंगिंग नाउ, क्या पायल अभी नहीं गा रही है, तो इसको पहले ला दिए, फिर पायल नॉट सिंगिंग नाउ, ठीक है। अगर ये नॉट पहले आएगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इजंट, ठीक। इज कुणाल नॉट लाफिंग, आर दे नॉट वर्किंग हार्ड, एम आई नॉट टीचिंग, क्लियर। अगर डब्ल्यू एच वाले वर्ड हो तो क्या डब्ल्यू एच वर्ड पहले रहेगा, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पायल क्यों गा रही है, ठीक है।
तो वाई इज पायल सिंगिंग नाउ, WH वाले वर्ड आ गए, वाई इज पायल सिंगिंग नाउ, वाई इज कुणाल लाफिंग, वाई आर दे वर्किंग हार्ड, व्हाट एम आई टीचिंग। ठीक, इतना क्लियर है क्या? एक बार नोट्स को रिवाइज करिए, आप खुद से देखिए, तब वो ऑफ करो।